Hey guys, welcome to Tuition Wala Foundation. I hope you're doing very well. I'm Anjali, your chemistry and biology educator. तो अब तक हम लोग ने बायोलॉजी में 5 चैप्टर रिलेटेड टू प्लांट फिजियोलॉजी फिनिश अप कर लिए हैं. अब अनदर चैप्टर ऑफ योर सेकेंड यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी इज फोटोसिंथेसिस. अब इस चैप्टर के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड. बट एक्चुअल में हम ये चैप्टर अभी फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बचपन में हमने सिर्फ इतना ही देखा था कि फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं, बट हमें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ऐसा क्या होता है ग्रीन प्लांट्स में दैट जिसकी मदद से प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं. तो आइए इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस को और थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिक नॉलेज, व्हाट हैव वी लर्नड एंड व्हाट डू वी नो? We have learned that plant takes in carbon dioxide and water. Plant atmosphere से carbon dioxide को absorb करता है and from the soil it absorbs water. Is this thing clear? Atmosphere से plant absorb करता है carbon dioxide and from the soil the plant absorb water. And after the combination of both these carbon dioxide and water, plant produces glucose, C6H12O6. Okay, so after the combination of CO2 and H2O, the plant produces glucose. Now this glucose, अब तो plant ने glucose produce कर लिया है. अब इस ग्लूकोज का यूज होगा प्लांट को. ऑब्वियसली कुछ चीज़ अगर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको यूटिलाइज भी प्लांट करेगा. तो ग्लूकोज कहाँ यूटिलाइज होगा? तो ग्लूकोज यूटिलाइज होगा प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. यानी नॉर्मल प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे वो डेवलप करता है अपने आप को एक स्मॉल प्लांट से लार्ज प्लांट और ईदर अ लार्ज ट्री, और वही ट्री में से कैसे फ्रूट डेवलप होते हैं. ऑल दीज प्रोसेसेस आर काइंडा इंटर रिलेटेड and ये interrelationship of all this process starts with the single process that is photosynthesis. Okay, so this was all about हमने जो पहले पढ़ा था. अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि मैंने बोला प्लांट हैज टेकन इन CO2 एंड वाटर. सो किसकी मदद से डस प्लांट हैज़ टेकन इन CO2 एंड वाटर? प्लांट में कुछ ऐसा एक ऑर्गन होगा जहाँ पे CO2 और वाटर स्टोर होता है और कन्वर्ट होता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट इज क्लोरोप्लास्ट. द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज द एग्जैक्ट पोजिशन वेयर द एंटायर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स. अब हम लोग ने ये भी सुना होगा कि प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से लाइट जो है, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है. ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जिसकी वजह से सनलाइट एब्जॉर्ब होती है. बट वो ग्रीन कलर का पिगमेंट ऐसे ही तो प्लांट में नहीं होगा. सपोज मैंने अगर तुम लोग को पढ़ा दिया है अबाउट द प्लांट सेल, दिस इज हाउ एग्जैक्टली अ प्लांट सेल लुक्स लाइक. ओके, तो अगर मैंने बोला इसके पास क्लोरोफिल है तो ये क्लोरोफिल इस प्लांट सेल में कहाँ लोकेटेड होगी? देखो, प्लांट सेल का एंटायर वॉल्यूम तो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? उसका वैक्यूल. पेरिफेरल पोजीशन पे देयर विल बी द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल, देन अदर ऑर्गेनेल. तो वेयर डज एग्जैक्टली दिस क्लोरोफिल लाइज इन द प्लांट सेल? मैंने बोला यहाँ पे क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल ऐसे ही लाई करेगा साइटोप्लाज्म में? नहीं, क्लोरोफिल लाइज इनसाइड एन ऑर्गेनेल विच इज नथिंग बट द क्लोरोप्लास्ट. इज दिस थिंग क्लियर? क्लोरोफिल लाइज इनसाइड एन ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ओके, सो अब हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. एक क्लोरोप्लास्ट कैसा दिख सकता है? तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. So chloroplast is having two membranes. One is the outer, another one is the inner membrane. Okay? अब outer और inner membrane जो है क्लोरोप्लास्ट की, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, जैसे कि एक पर्टिकुलर सेल के बारे में अगर बात करूँ मैं कि एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, तो उनके अंदर यू विल फाइंड अ साइटोप्लाज्म. जेली लाइक मैट्रिक्स होती है साइटोप्लाज्म. वैसे क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा वैक्यूल है जिसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है उसका नाम होता है स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा इज नथिंग बट
matrix of chloroplast. Stroma is the matrix of chloroplast. Okay, stroma is the matrix of chloroplast. Another thing, जैसे कि हमारे साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जिन्हें हम राइबोसोम्स बोलते हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इनसाइड द स्ट्रोमा स्मॉल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. स्मॉल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. बट बिफोर ड्रॉइंग राइबोसोम्स, चलो मैं बना ही देती हूँ. दीज आर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइबोसोम्स. अब एक चीज अगर आपको याद होगी तो राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. ओके, ये आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, बट सिमिलरली एक्स्ट्रा नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. अगर आपको नोट डाउन करना है तो इट्स अपॉन यू. ओके, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली किसके लिए होते हैं? हम लोग ने सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर में देखा था कि राइबोसोम्स का जैसे ही वर्ड आता है तो मैंने क्या कहा था, याद रखना, दे आर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स आर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इज दिस थिंग क्लियर? नाउ मेन जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेना. ये जो मैं एक के ऊपर एक डिस्क ड्रॉ कर रही हूं, दीज डिस्क आर कॉल्ड एज ग्रेना. ओके, और अगर मैं बात करूं, अभी मैं ऐसे बहुत सारे ग्रेनास के बारे में बात करूं, मैं अगर एक ग्रेना के बारे में, ये एक सिंगल डिस्क के स्टैक के बारे में बात करूं तो इनको मैं ग्रेनम बोलती हूँ. क्या बोलती हूँ? ग्रेनम. बट अगर मैं एक ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3-4 ग्रेनम है, जैसे कि ये एक ग्रेनम, ये दूसरा ग्रेनम, फिर ये हो गया हमारा तीसरा ग्रेनम, तो अगर मैं बोलूँ कि एक ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 ग्रेनम्स हैं तो उनको एक साथ मैं बोल सकती हूँ ग्रेनास ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इज दिस थिंग क्लियर? सिंगुलर ग्रेना को ग्रेनम बोलते हैं, एक सिंगल ग्रेना को क्या बोलते हैं? ग्रेनम. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर ग्रेनम्स प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोरोप्लास्ट तो बोलते हैं ये सारे मिला के ग्रेना. ओके, अब ये जो ग्रेना है दे आर इंटरकनेक्टेड. ये एक दूसरे से कैसे होते हैं? इंटरकनेक्टेड. दे आर इंटरकनेक्टेड. एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. इतने सारे ग्रेनास आर टुगेदरली कनेक्टेड और यू कैन से इंटरकनेक्टेड थ्रू अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर. एंड इस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं क्या बोलती हूँ? स्ट्रोमा लैमेला. व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? स्ट्रोमा लैमेला. Stroma lamella are basically bridge between the granas. Bridge between the granas. Okay, is this thing cleared? Now, अब तक हम लोग ने ग्रेना के बारे में बात कर ली, स्ट्रोमा के बारे में, राइबोसोम के बारे में, आउटर इनर मेम्ब्रेन के बारे में. नाउ ग्रेनास जो है बेसिकली क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में, ग्रेनास जो है वो स्टैक ऑफ डिस्क हैं. यानी कि जब मैं बहुत सारी डिस्क की बात करें तो सीडी ड्राइव देखी होगी आपने. पहले हम लोग जो मूवीज़ देखते थे हम लोग डीवीडी प्लेयर में सीडी इंसर्ट करके देखते थे. तो अगर मैं उन सीडीज़ को एक साथ रख दूँ, एक के ऊपर एक, तो वो सीडीज का क्या बन जाएगा? स्टैक. सिमिलरली जो ग्रेना होता है वो होता है स्टैक ऑफ डिस्क. और ये डिस्क, एक पर्टिकुलर डिस्क की अगर मैं बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन पर्टिकुलर डिस्क, तो इसका नाम होता है थाइलेकॉइड. व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? थाइलेकॉइड. एंड थाइलेकॉइड इज एग्जैक्टली वेयर योर chlorophyll pigment is located. Chlorophyll is present. तो exactly chlorophyll कहाँ present होता है? It is present inside the thylakoid. Okay? If I am talking about like this, तो ये जो मैं structures draw कर रही हूँ inside the thylakoids, these are chlorophyll pigments. एंड क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होता है वहीं पे एग्जैक्ट फोटोसिंथेसिस होगा. अब मैंने क्या बताया? क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, जो क्लोरोप्लास्ट इज वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है. ओके, बट ये क्लोरोफिल जिस पोजीशन में, एग्जैक्टली जिस पोजीशन में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वही पोजीशन में हमारा क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, तो यू विल से फोटोसिंथेसिस ऑकर इन, तो आप बेसिकली बोलोगे कि फोटोसिंथेसिस ऑकर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। बट अगर क्वेश्चन पूछा कि वेयर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट योर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो एग्जैक्ट पोजीशन अगर पूछे तो बताना एग्जैक्टली इनसाइड द thylakoid. Photosynthesis occurs exactly inside the thylakoid. Why? Because thylakoid के अंदर ही हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो आई होप सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर और यू माइट से द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा. एक बार एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड. ओके, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट में कहाँ होता है? इट ऑकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनील है, ठीक है. ये ऑर्गेनील के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो बेसिकली इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है. फिर द मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा. द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उन राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स. दिस इज एन एक्सटर्नल और एडिशनल इंफॉर्मेशन. ओके, देन नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ग्रेना. अगर मैं एक स्टैक ऑफ डिस्क, ग्रेना का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज ग्रेना, तो यू कैन से अ स्टैक ऑफ डिस्क. और इन डिस्क को हम क्या बोलते हैं? दिस डिस्क आर कॉल्ड एज थाइलैकॉइड. इन डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलैकॉइड. ओके, तो ग्रेनास आर नथिंग बट द स्टैक ऑफ डिस्क और ईच डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलैकॉइड. जो ग्रेनास होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेला. नाउ टॉकिंग अबाउट थाइलैकॉइड, सो थाइलैकॉइड इज वन सिंगल डिस्क ऑफ योर ग्रेना. इट इज द एग्जैक्ट पोजिशन वेयर योर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट और जहां क्लोरोफिल होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है. सो आई होप सो यहाँ तक आप लोग का पूरा डाउट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड एक्सेट्रा क्लियर हो गया होगा. सो अब हम लोग ने सबसे पहला टॉपिक अबाउट दिस चैप्टर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने सबसे पहला टॉपिक फिनिश कर लिया है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आई होप सो आपने जो मैंने बोर्ड पे लिखा होगा आपने लिख लिया होगा. सेपरेटली पॉइंट वाइज लिखना समवॉट बर्डनसम हो जाता है और कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है कि अगर आप सेपरेट डायग्राम बनाओगे और वही डायग्राम के पार्ट्स को सेपरेटली थियोरेटिकल वे में आप मेंशन करोगे तो एट सम पॉइंट वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. सो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, डायग्राम में जो पार्ट्स आपने मेंशन किए हैं उसी के नीचे उन पार्ट्स का जो भी रोल है या उनका जैसा भी फंक्शन है वो आप मेंशन कर दें. तो जब जब आप डायग्राम पढ़ रहे हैं आप पार्ट्स भी रिवाइज कर लेंगे, पार्ट्स के साथ साथ आप उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर भी रिवाइज कर लेंगे. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक स्मॉल टॉपिक पे. दिस वॉज योर फर्स्ट टॉपिक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट एक स्मॉल सा टॉपिक है, अगर मैं बात करूं तो टू मच क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय फोटोसिंथेसिस और यू कैन से टू मच लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, अब ये कैसे होता है कि बेसिकली देखो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सनलाइट को यूटिलाइज किया जाता है. ओके, वाटर का भी यूटिलाइजेशन होता है, सनलाइट का भी यूटिलाइजेशन होता है. और कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है? इन द लीफ. अब प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने ये पढ़ा है कि लीफ में एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपिरेशन. कौन सा प्रोसेस है ये? ट्रांसपिरेशन ये एग्जैक्ट ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लीव्स वाटर को इवेपोरेट आउट कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो फोटोसिंथेसिस से वाटर का यूटिलाइजेशन होता है. सपोज अगर प्लांट ने हैज़ एब्जॉर्ब्ड 100% ऑफ वाटर, प्लांट की रूट ने 100% वाटर को एब्जॉर्ब किया है. ओके, जिसमें से आउट ऑफ दिस 100% ओनली 1% ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. सो वेयर डज दिस 99% ऑफ द वाटर गोस? So the 99% of the water is evaporated through transpiration. Is this thing clear? तो transpiration का basic क्या होता है? Sunlight.
try to relate photosynthesis and transpiration. Okay, pay a complete attention. देखो रूट से प्लांट ने वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया. ओके पहले हम लोग वाटर वाले टॉपिक पे फोकस करते हैं कि हाउ डज वाटर इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन. तो बेसिकली वाटर से क्या होता है, 100% वाटर जब प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, आउट ऑफ दैट 100% ओनली 1% इज यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर 99% ऑफ द वाटर इन प्लांट्स is not reabsorbed, it is transpired out in the form of water vapor. वाटर का कंटेंट क्लियर हो गया. अब आते हैं सनलाइट पे. तो देखो फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. ओके फोटोसिंथेसिस को सनलाइट की जरूरत है. एंड ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. यानी कि दोनों प्रोसेस ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. एंड जैसे मैंने कहा कि अगर ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है तो वाटर लार्ज अमाउंट में इवेपोरेट होगा थ्रू ट्रांसपिरेशन. सिमिलरली अगर ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है तो जो हमारे प्लांट के क्लोरोफिल हैं, हम लोग ने ये पता है कि अभी हम लोग ने क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट था. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स द लाइट एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो क्लोरोफिल की भी पावर होती है, कुछ कैपेसिटी होती है कि मैं इतने ही फोटॉन्स की लाइट को एब्जॉर्ब करूंगा. ओके अगर टू मच अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है प्लांट सेल में तो प्लांट सेल के जो क्लोरोफिल हैं वो उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. दे विल in turn become dry and fall off. तो too much light is not necessary for photosynthesis. ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत थी. इसको थियोरेटिकल वे में लिखने का कोई यूज़ नहीं है. बस ये ऐसे कंसेप्ट है जिनको थोड़ा सा अपनी ओन नॉलेज को इनपुट करके आप समझ सकते हैं. ठीक है तो आई गेस आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हाउ ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर काइंडा कोरिलेटेड. नॉट एग्जैक्टली बट काइंडा कोरिलेटेड. ओके तो अब एक बेसिक थिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन. मैं अगर लिखूँ तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन यानी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज केमिकल इक्वेशन. तो जो मैंने आपको थियोरेटिकली प्रोसेस सबसे पहले एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर पढ़ाया कि प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट टेक्स इन वाटर, converted into C6H12O6 which is nothing but the glucose molecule and also liberate out the oxygen. तो ये इक्वेशन को अगर मुझे केमिकल फॉर्मूले के बेसिस पे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ. ओके जैसे कि हमें केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का मेंशन करना पड़ता था, एंजाइम का मेंशन करना पड़ता है अबव द एरो, वैसे ही मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये प्रोसेस. तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ए. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज क्लोरोफिल ए, व्हाट इज क्लोरोफिल बी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अदर क्लोरोफिल्स. इसी चैप्टर के थोड़ा सा अभी आगे जाके हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो when plant takes in CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll, it will convert it into glucose which is C6H12O6 plus oxygen and another water molecule. Now अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड वाटर मॉलिक्यूल कैसे प्रेजेंट हो सकता है. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, पहले तो हम इसको बैलेंस करते हैं. ठीक है तो यहाँ पे 6 टाइम्स कार्बन है तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट साइड भी 6 टाइम कार्बन लिख देंगे. कार्बन बैलेंस हो गया. हियर 12 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस अगेन 2 टाइम्स हाइड्रोजन. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दूंगी 12H2O. ओके विच मीन्स 24. 6H2O. Is the equation balanced now? Yes, of course the equation is balanced. Now मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, ऑक्सीजन का बैलेंस. तो ऑक्सीजन ओवर हियर इज 12 and 12, बट हियर ओनली 12 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. तो अब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे भी 6O2. Now the entire equation is balanced. अब क्वेश्चन आता है कि where does this H2O comes from?
तो प्लांट जो है 1% ऑफ वाटर में से 1% ऑफ वाटर, सपोज ये जो 12H2 है दिस इज नथिंग बट योर 1% वाटर, तो ये 1% ऑफ वाटर में से प्लांट रीयूटिलाइज 0.5% ऑफ द वाटर, यानी कि प्लांट को स्टेबल रहने के लिए अपनी बॉडी के अंदर भी वाटर की ज़रूरत है। सारा ट्रांसपिरेशन में वाटर, अगर प्लांट ने अगर 99% ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवेपोरेट कर दिया, 1% ऑफ वाटर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर दिया, तो प्लांट के पास खुद की बॉडी को स्टेबल रखने के लिए वाटर बचता ही नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए, यानी कि अपनी बॉडी को स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए विंटर्स में या समर्स में स्पेशली, क्योंकि समर में प्लांट जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, सो टू कीप द बॉडी ऑफ प्लांट हाइड्रेटेड इनफ, 1% ऑफ वाटर में से प्लांट 6H2O यानी 12H2O में से प्लांट 6H2O सेव कर लेता है अपने लिए, विच मीन्स आउट ऑफ 1% 0.5% ऑफ वाटर प्लांट अपने लिए सेव कर लेता है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, सो दिस इज योर बेसिक इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल इज ए green pigment that has the capacity to absorb light, ओके। तो ये क्लोरोफिल ए, ये क्या होता है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो मेनी टाइप्स के होते हैं। 11th स्टैंडर्ड में जब आप इस चैप्टर को और डेप्थ में पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो कि क्लोरोफिल आर ऑफ क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के आपको क्लोरोफिल मिलेंगे। अब एट 10th स्टैंडर्ड 10th लेवल पे आप लोग को सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पढ़ने हैं, दैट इज योर क्लोरोफिल ए एंड योर क्लोरोफिल बी। तो ये जो 2 टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स हैं, वाई ओनली दीज टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स इंपॉर्टेंट? वाई? बिकॉज ओनली क्लोरोफिल ए एंड बी हैज़ द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब blue and your red regions ऑफ लाइट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की तो उसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं। अगर एक वाइट लाइट आ रही है तो उसमें कितने रीजन्स होते हैं? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसमें से ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द लाइट आर विजिबल रीजन्स। तो विजिबल रीजन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए एंड बी में होती है, जो रेड और ब्लू रीजन को एब्जॉर्व करते हैं एंड रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट करते हैं? ये रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन लाइट। ओके, तो ओनली क्लोरोफिल ए एंड बी हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। आई होप सो जो भी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ आप लोग अपने बुक में नोट डाउन करते जा रहे होंगे, बिकॉज ये जो नोट्स हैं ये एक तरह के आपके स्टडी पर्पस से रिलेटेड है। मीन्स जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में है उसका एक शॉर्ट कन्वर्जन करके मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। सो अगर आप नहीं लिख रहे थे तो प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग दीज नोट्स। ओके, तो क्लोरोफिल इज बेसिकली अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट है। वाई क्लोरोफिल ए एंड बी आर ओनली इंपॉर्टेंट? बिकॉज सिर्फ इन्हीं क्लोरोफिल्स के अंदर कैपेसिटी है टू एब्जॉर्व द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। एब्जॉर्व ब्लू और रेड रीजन करेंगे, रिफ्लेक्ट क्या करेंगे? ग्रीन लाइट। देयरफॉर द लीफ अपीयर्स टू बी green in color, and these are the only region that will absorb the light energy, but they will convert it into chemical energy for the plants. Okay, so I hope so chemical में ये equation आपको clear हो गई होगी regarding your photosynthesis, and ये doubt भी clear हो गया क्योंकि where does this 6H2O comes in product part. Okay, अब आते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। तो अब तक हम लोग ने सबसे पहला क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में व्हाट हैव वी लर्नड एंड व्हाट डू वी नो।
ओके, नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा? नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि अब 10th स्टैंडर्ड में आके हम लोग को क्या पढ़ना पड़ रहा है? हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी डेप्थ में हम लोग ने स्टडी की। देन वी स्टडीड द फोटोसिंथेटिकल इक्वेशन, एंड फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में जो H2O प्रोडक्ट सेक्शन में आ रहा है वो H2O क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। इज दिस थिंग क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आई माइट कंसिडर इट टू बी टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 में क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल द रिलेटेड डिटेल्स हम लोग ने पढ़ी। टॉपिक नंबर 2, सो आई होप सो आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर याद होगा। इन द प्रीवियस सेक्शन और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को बता दिया था कि स्टोमेटा कैसा होता है, उसके आजू बाजू वाले सेल्स, ओके, स्टोमेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। एक बार थोड़ा सा और एक क्विक रिविजन ले लेते हैं रिगार्डिंग द स्टोमेटा। ओके, तो स्टोमेटा के अंदर यू हैव दिस बीन शेप्ड सेल, काजू के बीन जैसे आपके पास सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नाम क्या होता है? इनका नाम होता है गार्ड सेल्स। ओके, ये गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है वो होती है थिक और आउटर वॉल होती है वो होती है थिन। ओके, दीज गार्ड सेल्स हैव वन न्यूक्लियस, इनके पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड दीज गार्ड सेल्स हैव नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इज दिस थिंग क्लियर्ड? नाउ एपिडर्मल सेल्स पता होगा, गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किया था। दिस समवॉट लुक्स लाइक हिबिस्कस फ्लावर पेटल्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मल cells. Okay, so this was the basic structure of stomata which we studied in the previous chapter. अब हमें इस स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना नहीं है। अब स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि ये जो स्टोमेटा है ये ओपन है, ये अभी ओपन है, तो ये कैसे ओपन है, और अगर ये क्लोज होगा तो ये कैसे क्लोज होगा, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग का रिलेशन फोटोसिंथेसिस से कैसे है। ओके, तो ये था हमारा थोड़ा सा रिवीजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टोमेटा। अब हम देखते हैं कि स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ रहता है। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने ये भी देखा था कि अगर मैं एक लीफ का अल्ट्रा स्ट्रक्चर निकालूं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द लीफ, ये उसकी अपर एपिडर्मिस हो गई लीफ की, एंड ये हो गई लीफ की लोअर एपिडर्मिस। तो मैंने तुम लोग को पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया था कि जो अपर और लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पे एग्जैक्टली आपके स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे। एंड अपर एपिडर्मिस में यू हैव ओनली, इफ आई एम टेलिंग यू, अगर एक स्टोमेटा है तो लोअर एपिडर्मिस में यू विल बी हैविंग 2 स्टोमेटास, विच मीन्स कि नंबर ऑफ स्टोमेटा इन लोअर एपिडर्मिस इज मोर देन इन दी अपर एपिडर्मिस। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटास। नंबर ऑफ स्टोमेटा इन लोअर एपिडर्मिस इज मोर देन इन दी अपर एपिडर्मिस। ओके, इनके बीच में मैंने बताए थे यहाँ पे होते हैं मीजोफाइल सेल। ये जो है ये कौन से मीजोफाइल्स हैं? दीज आर योर पैलिसेड मीजोफाइल, पैलिसेड मीजोफाइल सेल्स। लीफ के सेल्स को बेसिकली हम लोग मीजोफाइल सेल बोलते हैं। ओके, तो लीफ के जो अपर एपिडर्मिस के एग्जैक्टली नीचे होते हैं वो होते हैं हमारे मीजोफाइल सेल्स। एंड देन यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, जिसमें होते हैं हमारे जाइलम, फ्लोएम, ओके, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अराउंड में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, मैंने क्या कहा था, वो होते हैं स्पॉन्जी मीजोफाइल्स। दे आर स्पॉन्जी मीजोफाइल्स, एंड उनके बीच में यू विल फाइंड सम स्पेसेस लेफ्ट, और उन स्पेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर कैविटी। व्हाट आर दो स्पेसेस कॉल्ड एज? एयर कैविटी। लुक लाइक दिस, देयर विल बी सम स्पेसेस and these spaces are called as air cavity. This is your spongy mesophile, and spongy mesophile have spaces between them which are called as air cavity. Okay, so I hope so इतना
आपने लीफ के डोंट माइंड माई डायग्राम, ओके, मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी में ये डायग्राम बनाया है। तो बेसिकली आप लोग को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ लोकेटेड हैं। अब इतनी चीज़ें हम लोग को पता थी, लाइक इतना हम लोग ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। अब फोटोसिंथेसिस का इससे क्या रिलेशन, ये तो हमने स्टोमेटा के लिए पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इसमें फोटोसिंथेसिस का क्या काम है। मैंने जैसे तुम लोग को बताया, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। ये मेरा हो गया जाइलम, ओके, एंड दिस वन इज योर फ्लोएम। तो ये जो है ये हो गए मेरे वैस्कुलर बंडल्स, दीज आर माय वैस्कुलर bundles which is composed up of xylem and phloem. Okay, these are my vascular bundles which are composed up of xylem and phloem. अब क्या होता है कि plant will absorb water from the roots. Plant will absorb water from the roots. अब ये जो वाटर, अच्छा इसके जो साइड में होंगे स्टोमेटा के, यहाँ पे होंगे आपके कौन से वाले सेल्स, हिबिस्कस के लीव पेटल्स जैसे, हाँ हिबिस्कस के पेटल्स जैसे होते हैं हमारे एपिडर्मल सेल्स ऑफ द स्टोमेटा। ओके, तो अब यहाँ पे आ गए हमारे जाइलम और हमारा फ्लोएम। अब क्या होता है कि जाइलम, मेन फोकस हम लोग रखेंगे हमारे जाइलम पे। जाइलम जो है रूट्स में से, फ्रॉम द रूट्स जाइलम विल एब्जॉर्ब वाटर, वाटर का इंटेक करेगा कौन, जाइलम। फ्लोएम मैं मिटा ही देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन भी ना हो। जाइलम विल इनटेक वाटर फ्रॉम द रूट्स। अब ये वाटर को कंडक्ट करेगा पैलिसेड मीजोफाइल के थ्रू और स्पॉन्जी मीजोफाइल के थ्रू इनसाइड द एपिडर्मल सेल्स, इनसाइड द एपिडर्मल सेल्स। तो इतनी थियरी आपकी यहाँ तक क्लियर हो गई। थियरी देखो, थियरी और प्रोसेस को समझते जाओ। एक बार आप प्रोसेस या थियरी को समझ गए ना, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। बायोलॉजी इज समवॉट रिलेटेड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कंसेप्ट पे जाओ, कंसेप्ट को अच्छे से समझो, बाकी थियोरेटिकल नॉलेज तो वही जाएगी ना। कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर है तो थियोरेटिकल नॉलेज तो थियरी से ही आती है, और थियरी तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ। मैंने ये लीफ के जो स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ये आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, मैंने इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है बेसिकली प्रीवियस वीडियो में। सो अगर आप लोग को इसका अच्छा प्रो वर्जन देखना है, सो यू माइट विजिट दैट प्रीवियस वीडियो, या फिर इससे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जाइलम ने रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्व किया। वाटर को एब्जॉर्व करने के बाद जाइलम ने उस वाटर को स्पॉन्जी मीजोफाइल और पैलिसेड मीजोफाइल के थ्रू कहाँ पे कंडक्ट किया, टूवर्ड्स द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीफ, towards the epidermal cells of the leaf. ओके, अब क्या होता है कि एपिडर्मल सेल्स में जैसे वाटर गया, अब तक हम लोग ने देखा टूवर्ड्स द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीफ, तो यहाँ पे ये थियोरी स्टॉप हो जाती है कि वाटर हैज रीच्ड द एपिडर्मल लीफ सेल्स, एपिडर्मल या एपिडर्मल सेल्स। ओके, लीफ में प्रेजेंट होते हैं ये स्टोमेटा में, तो इनको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीफ। ओके, इतना तक थियरी ये हमारी मीजोफाइल सेल्स के थ्रू कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं कि जब एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीव्स में ये वाटर पहुंच गया, अब क्या होगा, अब स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे रेगुलेट होगा, तो वो चीज़ अब हम दो थियोरीज के थ्रू सीखने वाले हैं। ओके, अब तक हम लोग ने क्या देखा कि जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होता है लीफ की एपिडर्मिस पे, अपर एंड लोअर। लीफ की जो एपिडर्मिस है उसमें होते हैं पैलिसेड मीजोफाइल, स्पॉन्जी मीजोफाइल। स्पॉन्जी मीजोफाइल के बीच में देयर इज जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल। जाइलम वाटर को कैरी करता है और स्पॉन्जी और पैलिसेड मीजोफाइल के थ्रू एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीफ में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब वाटर फिलअप हो चुका है इनसाइड द एपिडर्मल सेल्स। अब हम आते हैं कि वाटर जो एपिडर्मल सेल्स में फिलअप हो गया था उसका प्लांट के ओपनिंग और क्लोजिंग से कैसा रिलेशन है। सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थियोरीज रिलेटेड टू दिस आंसर। सबसे पहली थियोरी है न्यू थियोरी। पहले हम न्यू थियोरी पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड ओल्ड थियोरी क्या थी वो देखेंगे। तो सबसे पहली आती है आपकी पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियोरी। पोटेशियम आयन
कॉन्सेंट्रेशन थियोरी, कॉन्सेंट्रेशन थियोरी। ओके, तो पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियोरी क्या एक्सप्लेन करती है? बेसिकली बाय द नेम इटसेल्फ हम लोग को समझ में आ रहा है कि पोटेशियम आयन तो होगी इसमें, पोटेशियम आयन तो प्रेजेंट होनी है, और वाटर ऑलरेडी एपिडर्मल सेल्स में है, तो कुछ ये थियोरी वाटर और पोटेशियम के बीच रिलेशन की बात ही है। तो ये थियोरीज किससे हैं? स्टोमेटल, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोमेटल क्लोजिंग एंड ओपनिंग, यानी ओपन और क्लोज स्टोमेटा कैसे होता है, उससे रिलेटेड हम जो 2 थियोरीज के बारे में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली थियोरी क्या आती है हमारी? पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियोरी, कि क्या होता है बेसिकली पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन से। तो अब तक हम लोग ने जो देखा कि ये थे हमारे स्टोमेटा, गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा, ओके, और ये थे हमारे एपिडर्मल सेल्स, और एपिडर्मल सेल्स में क्या भर चुका है? एपिडर्मल सेल्स में भर चुका है हमारा वाटर, वाटर हर एपिडर्मल सेल्स में भर भर के वाटर आ चुका है। तो लेट मी ड्रॉ इट। अच्छे से ये थियोरी को समझ लो, क्योंकि ये थियोरी नीट जैसे एग्जाम्स में भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो अब तक ये हम लोग ने देखा है कि हमारा जो ये था एपिडर्मल सेल्स था, उसमें वाटर भर चुका है। कैसे भरा वो भी हम लोग ने अभी जस्ट इसके पहले देख लिया। अब क्या होता है? अब आता है टाइम डे का, दिन का टाइम है। दिन के टाइम में क्या होता है? तो दिन के टाइम में हमारा जो क्लोरोफिल है वो सुपर एक्टिव होता है। अच्छा, ये क्या है? हमारा क्लोरोफिल्स है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल है ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, और इसी फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या जनरेट होता है? ऑक्सीजन तो लिबरेट होता है, और जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज हो जाता है। तो बचा क्या? तो बचा एटीपी। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इज दिस थिंग क्लियर? अब क्लोरोफिल में गार्ड सेल्स, ये जो दिख रहा है ये गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। अब क्या होता है? अब ये जो एटीपी है, ये एटीपी यहाँ से मूव करता है इनसाइड द एपिडर्मल सेल। एटीपी कहाँ मूव करता है? इनसाइड द एपिडर्मल सेल। लेट मी टेक अ बिग एपिडर्मल सेल, तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है एपिडर्मल सेल? शैल आई टेक दिस वन? ओके, तो मैं ये वाले एपिडर्मल सेल को लेती हूँ। तो यहाँ से एटीपी विल मूव ओवर हियर। अब क्या होता है? जैसे ही एटीपी गार्ड सेल्स के बाहर मूव होता है, एपिडर्मल सेल से वो पंप करता है पोटेशियम आयंस को, के पॉजिटिव आयंस। अच्छा, हम लोग ने अभी तक इतना ही देखा कि एपिडर्मल सेल में वाटर फिलअप था, बट एपिडर्मल सेल्स में पोटेशियम आयंस भी प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मल सेल्स में पोटेशियम आयंस भी प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो दीज पोटेशियम आयंस आर पम्प्ड इनसाइड द गार्ड सेल। सारी पोटेशियम आयंस को एटीपी बोलता है कि आपको अभी गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करना है। ओके, तो इन दिस वे ऑल द पोटेशियम आयंस आर एंटरिंग इनसाइड द गार्ड सेल्स। अब क्या होगा? अब जो हमारा गार्ड सेल है वो गार्ड सेल फिलअप हो जाएगा पोटेशियम आयन से। सारी पोटेशियम आयन एक तरह से किसका काम करती हैं? दे एक्ट्स एज सॉल्यूट। किसका काम करती हैं ये? सॉल्यूट का। हर एक टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम आयंस एक्ट्स लाइक सॉल्यूट। एटीपी मॉलिक्यूल जैसे ही एपिडर्मल सेल्स में एंटर करता है, ये पोटेशियम आयंस को इनसाइड द गार्ड सेल्स पंप करने लगता है। अब जैसे ही आपके पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करती हैं, तो गार्ड सेल की सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड गार्ड सेल increases when your solute, that is K positive, enters from epidermal cells towards the guard cells by ATP. So this is exactly what happens कि ATP प्रोड्यूस होता है
क्लोरोफिल। अच्छा, अभी हम लोग एक बार फिर से ये थियरी का स्टार्टअप देखते हैं कि ये थियरी में स्टार्टिंग में क्या हुआ। स्टार्टिंग में हम लोग को इतना पता था कि एपिडर्मल सेल्स आर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। अब गार्ड सेल्स के अंदर जो क्लोरोफिल है इट विल परफॉर्म, टाइम कौन सा है, डे का टाइम है, डे के टाइम में सनलाइट होती है और सनलाइट की वजह से क्लोरोफिल विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड ड्यू टू विच एटीपी इज जनरेटेड, ठीक है। एटीपी की प्रोडक्शन की वजह से जो एटीपी गार्ड सेल्स में प्रोड्यूस हुआ था इट विल मूव इनसाइड द एपिडर्मल सेल्स, और जैसे ही एटीपी एपिडर्मल सेल्स में मूव करता है एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट पोटेशियम आयंस को वो मैसेज देता है कि जैसे ही मैं आऊँगा तुम लोग को सीधा गार्ड सेल्स में एंटर कर देना है। एटीपी जैसे ही एपिडर्मल सेल्स में आता है पोटेशियम आयंस डर के मारे गार्ड सेल्स में चले जाते हैं, ओके। अब पोटेशियम आयंस एक तरह के सॉल्यूट होते हैं, तो अगर पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स में जा रहे हैं तो वहाँ की सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड दिस इंक्रीज इन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मेक्स योर गार्ड सेल्स अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके भी प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो। तो जैसे ही पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर आ जाते हैं पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल्स में बढ़ जाती है। अब ये एरो के थ्रू ना डिपिक्ट करके लेट मी ड्रॉ के पॉजिटिव आयंस इनसाइड इट, ओके। तो यहाँ पे के पॉजिटिव आयंस यहाँ से हट के कहाँ चले गए, दे आर एंटर्ड इनसाइड द गार्ड सेल्स। तो हर गार्ड सेल्स में के पॉजिटिव के पॉजिटिव के पॉजिटिव, इधर भी के पॉजिटिव, यानी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, ओके। अब जैसे ही गार्ड सेल्स में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो गार्ड सेल्स क्या बन गए, दे बिकम हाइपरटोनिक, यानी कि अब उनको पानी की ज़रूरत है। हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है, मोर सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, के पॉजिटिव आयंस एंड लेस वाटर। मोर सॉल्यूट हो गया, लेस वाटर हो गया। अब क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से जो बाहर का वाटर है इट विल ऑल्सो एंटर दी गार्ड सेल्स, यानी कि जो वाटर बाहर था अब ये भी गार्ड सेल्स में एंटर कर देगा। तो अब मैं इसको एक क्लियर डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होगा अभी। तो ये गार्ड सेल जो है अब ये कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा, किसके थ्रू, वाटर से ये कंप्लीटली हो जाएगा फिलअप। वाई, बिकॉज जैसे ही पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स शुड ऑल्सो एंटर इनसाइड द गार्ड सेल टू मेक इट बैलेंस्ड, ओके। एपिडर्मल सेल्स में फिर अभी क्या बचता है, तो एपिडर्मल सेल्स में बचते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ATP molecules are only left inside the epidermal cells in this way, okay। तो यहाँ पे सॉल्यूट की हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्रिएट होने की वजह से गार्ड सेल्स में हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्रिएट होने की वजह से वाटर विल ऑल्सो मूव फ्रॉम एपिडर्मल सेल टू गार्ड सेल। पहले सिर्फ पोटेशियम आयंस मूव हुए थे, फिर पोटेशियम आयंस ने क्या किया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्रिएट कर दिया। उन्होंने बोला नहीं 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 मुझे वाटर भी चाहिए साथ में, तो वाटर को भी एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स में एंटर करना पड़ा। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो ये गार्ड सेल्स हैं वाटर आने की वजह से बिकम्स टर्जिड, गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड बिकॉज ऑफ वाटर, यानी वाटर की एंट्री की वजह से ये हो गए टर्जिड। और एक टर्जिड गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, टर्जिड गार्ड सेल्स आर स्लाइटली ओपन्ड, तो इसी की वजह से हमारा जो स्टोमेटल पोर है एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्जिडिटी द स्टोमेटा ओपन्स, ओके। chlorophyll, ओके। सो दिस वॉज योर इंटायर पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियरी। एक बार फिर से मैं इस थियरी का रिकैप दे देती हूँ आप लोग को। तो पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियरी में क्या होता है, वी ऑलरेडी नो कि एपिडर्मल सेल्स आर फिल्ड अप विद वाटर। अब क्या होता है, वो जो वाटर एपिडर्मल सेल्स में भरा हुआ होता है उसके साथ साथ उनके पास और क्या क्या होता है, पोटेशियम आयन्स होते हैं। मैं अगर एक ही एपिडर्मल सेल्स का एग्जाम्पल लेके बताऊँ यहाँ पे हर एक एपिडर्मल सेल्स में ना ड्रॉ करके, तो
लेट मी टेक ओनली वन एपिडर्मल सेल एज द एग्जाम्पल सो दैट आप लोग को भी क्लियर समझ में आ जाएगा एंड मुझे भी एक्सप्लेनेशन के लिए ईज हो जाएगी. ओके, सो हियर आई एम टेकिंग ओनली वन सिंगल एपिडर्मल सेल टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटायर एग्जाम्पल अगेन. क्या होता है, ये जो आपका यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे के पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब क्या होता है, मैं एक सिंगल एपिडर्मल सेल को कंसिडर करके बता रही हूँ आपको इंटायर प्रोसेस. ओके, अब क्या होता है, जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. टाइम कौन सा है, डे का टाइम है, तो डे के टाइम में क्लोरोफिल पिगमेंट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इट विल जनरेट योर ATP. ओके, अब यहाँ पे अगर ATP जनरेट हो जाता है तो ये ATP मूव करता है इनसाइड द एपिडर्मल सेल. और जब ATP एपिडर्मल सेल्स में आ जाता है, when your ATP, suppose I am drawing ATP over here, when this ATP enters inside the epidermal cell, this similar ATP will cause K positive to move inside the guard cell. जैसे ये ATP एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल में आता है, it will cause the K plus ion to move inside the guard cells. अब जैसे ही K plus ion गार्ड सेल्स में मूव करती हैं, गार्ड सेल्स क्या बन जाता है, गार्ड सेल्स बिकम हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड दिस हाइपरटोनिक सोल्यूशन नीड्स वाटर बिकॉज इट हैज़ लेस अमाउंट ऑफ वाटर. तो K पॉजिटिव बोलती है मैं अकेला नहीं आऊँगा गार्ड सेल्स में, मुझे वाटर भी चाहिए साथ में. तो अगेन वाटर विल ऑल्सो मूव इनसाइड द गार्ड सेल्स. और जैसे ही वाटर गार्ड सेल्स में एंटर होता है, गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड यही टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाता है, स्टोमेटा opens. Is this thing cleared? तो आपको आई गेस ये मैकेनिज्म ऑफ पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियरी समझ में आ गया होगा. इसका रिवर्स होता है नाइट में. तो नाइट में बेसिकली क्या होता है, आई एम रबिंग दिस बिकॉज नाइट की थियरी भी मुझे एक्सप्लेन करनी है. नाइट में बेसिकली क्या होता है, तो नाइट में आपका जो K प्लस आयन्स है ये कहाँ पे होते हैं, स्टोर्ड होते हैं आपके गार्ड सेल्स में. K प्लस आयन्स कहाँ स्टोर्ड होंगे, गार्ड सेल्स में. अब ये K प्लस आयन गार्ड सेल्स में से मूव करते हैं एपिडर्मल सेल्स में. अगेन एपिडर्मल सेल्स में वो नाइट में वापस आ जाते हैं. जो गार्ड सेल्स में K प्लस आयन ने अभी एंटर किया था एट डे टाइम, वही वापस एपिडर्मल सेल्स में मूव करते हैं एट नाइट. तो गार्ड K प्लस आयन्स के साथ साथ क्या मूव करता है, वाटर विल ऑल्सो एंटर दी एपिडर्मल सेल्स. ओके, अब अगर गार्ड सेल्स में से वाटर का रिमूवल हो रहा है, देयरफॉर नो वाटर इज देयर इन गार्ड सेल्स में पानी नहीं बचा. अब जब गार्ड सेल्स में वाटर नहीं है तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, दे बिकम flaccid and this flaccid guard cells causes the stomata to close. Okay, so the reverse of the day process occurs in the night where the guard cells move into the epidermal cells. यानी कि ये guard cells हैं. ओके, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे थे हमारे पोटेशियम आयंस और वाटर जो कि डे टाइम में आ गए थे. यहाँ पे हमारा K प्लस था एंड यहाँ पे हमारा H2O था. जब K प्लस एपिडर्मल सेल में मूव कर रहा है तो वाटर भी एपिडर्मल सेल में मूव करेगा. जो हमारा स्टोमेटा है ये वाटर को अगर लूज कर देता है तो ये कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स फ्लैसिड एंड इट कॉजेज द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा एंड ये कॉज करेगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. इज दिस थिंग क्लियर? ओके, सो आई होप सो आपको पहली पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियोरी क्लियर हो गई होगी. अब हम देखते हैं एक सेकेंड थियोरी रिलेटेड टू दिस. ये सेकेंड थियोरी भी बेसिकली आपकी फर्स्ट थियोरी जैसे ही है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियोरी. शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियोरी. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियोरी? तो ये थियोरी भी बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें भी. ये हैं हमारे अगेन गार्ड सेल्स और ये हैं हमारे एपिडर्मल सेल्स. ओके, एक बहुत ही छोटा सा बेसिक डिफरेंस है इन दोनों थियोरीज में, बाकी दीज बोथ थियोरीज आर वन एंड द सेम थिंग. और ये जो शुगर वाली थियोरी है, दिस इज योर ओल्ड थियोरी एंड दैट पोटेशियम आयन वाली थियोरी वाज द रीसेंट वन.
ओके, सो सेम स्टोमेटा आ जाते हैं हमारे. ओके, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. नाउ क्लोरोफिल विल परफॉर्म, अभी भी टाइम कहाँ है, सबसे पहला डे टाइम होता है. डे टाइम में क्या प्रेजेंट होता है, सन. तो बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट क्लोरोफिल विल परफॉर्म photosynthesis, and due to this photosynthesis they will produce ग्लूकोज. अब यहाँ पे आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं. एंड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर रखता है प्लांट, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अब क्या होता है, स्टार्च इज बेसिकली नथिंग बट अ शुगर. तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस करने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है गार्ड सेल के अंदर, स्टार्च. स्टार्च 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 इज नथिंग बट शुगर, एंड शुगर इज नथिंग बट अ सॉल्यूट. तो अगर गार्ड सेल में सॉल्यूट है और वो ज़्यादा अमाउंट में है तो गार्ड सेल अगेन क्या बन जाएंगे, हाइपरटॉनिक. गार्ड सेल्स अगेन विल बिकम हाइपरटॉनिक. और हम लोग को ये पता ही था कि एपिडर्मल सेल्स में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है, लाइक दिस. स्टार्च इज सॉल्यूट. ओके, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो क्या बन गया, गार्ड सेल्स हाइपरटॉनिक. हाइपरटॉनिक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें इट नीड्स वाटर. ओके, इट नीड्स वाटर. अब इस हाइपरटॉनिक सोल्यूशन को ज़रूरत है वाटर मॉलिक्यूल्स की. तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव इनसाइड द गार्ड सेल्स, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल के अंदर मूव करते हैं, देयरफॉर हेंस वाटर मूव्स इनसाइड guard cells, and because of which the guard cells become turgid, and this turgidity causes the opening of stomata, causes the stomata to open. Is this thing cleared कि chlorophyll basically sugar concentration theory is way much simpler than potassium ion concentration, but ये potassium ion concentration theory is more valid than this sugar concentration, इसलिए ये old theory थी. क्या था इस theory में, कुछ नहीं था, very simple, just like potassium ion concentration कि डे टाइम में सनलाइट प्रेजेंट होती है एंड जो क्लोरोफिल होता है इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है. ये ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अब ये स्टार्च एक तरह की शुगर है और शुगर एक तरह का सॉल्यूट है. तो अगर बहुत सारा स्टार्च हमारे गार्ड सेल से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज होना मतलब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना. और कहीं भी अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या प्रोड्यूस होता है सोल्यूशन, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन. हाइपरटॉनिक एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें पानी कम और सॉल्यूट ज़्यादा. अगर पानी कम है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पानी की ज़रूरत है तो वाटर एपिडर्मल सेल से कहाँ मूव करेगा, गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, टर्जिड, और यही टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा. अब इसी का रिवर्सल प्रोसेस होता है, डे टाइम को हटा देते हैं, अब हम लिखते हैं नाइट टाइम. ओके, नाइट टाइम में इसका रिवर्सल होता है. नाइट टाइम में रिवर्सल कैसे होता है, आई एम जस्ट टेकिंग द हाफ पार्ट ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट. ओके, नाइट टाइम में हमारा जो प्लांट है, नो सनलाइट, ओके, नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी नहीं होता है. प्लांट नीड्स स्टार्च. प्लांट को स्टार्च की ज़रूरत पड़ती है. प्लांट की बेसिकली किसको, लीफ को. प्लांट की बेसिकली लीव्स को स्टार्च की ज़रूरत पड़ती है. तो क्या होता है कि ये स्टार्च विल मूव फ्रॉम गार्ड सेल्स टू एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीफ. अब ये स्टार्च कहाँ चला जाता है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीफ. अब ये वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, अब किसका मूवमेंट होगा, अब स्टार्च का मूवमेंट होगा टूवर्ड्स द एपिडर्मल सेल्स. अब जैसे ही स्टार्च ने गार्ड सेल्स छोड़ दिया, जैसे ही गार्ड सेल्स को छोड़ दिया तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, अगर स्टार्च गया तो स्टार्च के साथ साथ क्या जाएगा,
वाटर भी चला जाएगा, क्योंकि अगर गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्या डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, किसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर, डिक्रीजेज इनसाइड दी गार्ड सेल्स। और जैसे ही सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका स्ट्रेट मतलब होता है कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट यानी कि वाटर ज़्यादा हो गया, वाटर ही वाटर भर गया पूरे गार्ड सेल्स में, और स्टार्च तो भाई एपिडर्मल सेल्स में चला गया। अब क्या होता है, जो वाटर भर गया है अब वो वाटर भी मूव आउट कर जाएगा, क्योंकि वाटर मूव्स फ्रॉम, देयरफॉर water moves from the guard cells to epidermal cells। और जैसे ही वाटर एपिडर्मल सेल्स में मूव करता है, हमारे जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड, और इसी फ्लैसिडिटी की वजह से जो हमारा स्टोमेटा है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यानी कि जैसे ही वाटर विल मूव आउट ऑफ योर गार्ड सेल्स, वाटर गार्ड सेल्स के बाहर चला गया तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, और यही फ्लैसिडिटी की वजह से वाटर भी मूव आउट कर गया, यही फ्लैसिडिटी की वजह से हमारा स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया। सो आई होप सो आप लोग को ये दो थियोरी रिलेटेड टू पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियोरी एंड शुगर स्टार्च कॉन्सेंट्रेशन थियरी, ये दोनों थियरीज रिलेटेड टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो अब हम लोग ने फिनिश कर ली है द थियरी रिगार्डिंग टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हम लोग ने ये भी देख लिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए एग्जैक्टली जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट कहाँ से आती है, वाटर कहाँ से आता है, एंड जिन चीज़ों का एलिमिनेशन होता है लाइक ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये कहाँ पे लिबरेशन होता है और कौन से वाले पार्ट में इसकी नीड होती है, वो सब हम लोग ने अभी तक देख लिया। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के ऊपर, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस कंप्लीट्स विद इन 2 टाइप। फर्स्ट इज योर लाइट डिपेंडेंट, और you might also say call it as light reaction, and other one is your dark reaction. Photosynthesis basically occurs within these 2 steps. The first is your light reaction and the second one is your dark reaction. तो आइए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, यानी कि लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ओके, तो लाइट रिएक्शन यानी कि नाम से हमें पता चलता है कि इट डिपेंड्स ऑन सनलाइट, इट डिपेंड्स ऑन सनलाइट। ओके, अब सनलाइट पे डिपेंड करता है, यानी कि लाइट को अट्रैक्ट करता है। अब लाइट को अट्रैक्ट करता है तो इसको किसकी ज़रूरत होगी, इट नीड्स क्लोरोफिल, देयरफॉर दिस लाइट डिपेंडेंट ऑकर्स इनसाइड द thylakoid of your chloroplast. Is this thing cleared? Light dependent reaction is basically dependent upon sunlight, एंड अगर सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है तो इसको सनलाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी। और ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है दैट यूज टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, वो मॉलिक्यूल है हमारा क्लोरोफिल। और अभी हम लोग ने पढ़ा था कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द थाइलैकॉइड। ओके, this light reaction is also called as the first phase of photosynthesis, the first phase of your photosynthesis process. So this was the introductory part about your light reaction. अब हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में जो है बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं, बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। आई होप सो आपने इतनी थिंग्स नोट डाउन कर ली होगी। लेट मी राइट डाउन दिस स्टेप्स ऑफ योर लाइट रिएक्शंस। तो लाइट रिएक्शन का हमारा सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। आपका जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कैसे एक्टिवेट होता है, तो बेसिकली मैंने बताया था आपको कि क्लोरोफिल में भी सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए
और क्लोरोफिल बी आर इम्पॉर्टेंट रीजन। इन्हीं दोनों क्लोरोफिल के पास कैपेसिटी होती है टू कन्वर्ट योर लाइट एनर्जी इनटू दी केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली क्या होता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करते हैं किसको? एब्जॉर्ब्स दी लाइट और बेसिकली द sunlight. They will absorb the sunlight. Okay, chlorophyll A and B will absorb the sunlight and they will convert this sunlight into the chemical energy. Okay, they will convert this sunlight into chemical energy. अब ये सनलाइट जैसे ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसी दौरान उसी के बीच जो ATP है हमारे, वो क्या होते हैं? वो होते हैं एक्टिवेट। इज दिस थिंग क्लियर्ड? यानी कि जब तक हमारे ATPs ही अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमारी सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सो टू कन्वर्ट योर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी यू नीड टू फर्स्ट एक्टिवेट योर ATP मॉलिक्यूल्स। इज दिस थिंग क्लियर? तो बेसिकली लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट इज योर एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को एक्टिवेट करना यानी कि ATP को एक्टिवेट करना, ATP का प्रोडक्शन करना। ATP एक्टिवेट एंड इन टर्न एक्टिवेट्स योर क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल। और जब ये दोनों मॉलिक्यूल क्लोरोफिल A एंड B एक्टिवेट होंगे तभी सनलाइट को केमिकल एनर्जी में दे विल बी एबल टू कन्वर्ट। तो आई गेस तो फर्स्ट प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग योर लाइट रिएक्शन। क्या होता है? सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी आपके क्लोरोफिल का एक्टिवेशन होता है। कैसे होता है? क्लोरोफिल A एंड B सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उनको वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और यही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बीच, यानी सनलाइट को वो केमिकल एनर्जी में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब उनका ATP एक्टिवेट होगा। ATP एक्टिवेट होगा तभी हमारा क्लोरोफिल A और B एक्टिवेट होगा एंड तभी हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा, विच मीन्स योर एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब सेकेंड प्रोसेस में आते हैं जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। आपकी बुक में लिखा है बट मैं उसको बुलाऊंगी फोटोसिंथेसिस। आई विल कॉल इट एज फोटोलाइसिस, सॉरी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैं हेडिंग में ये लिख रही हूँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आप स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस का ही मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल in presence of sunlight, in presence of sunlight is called as photolysis. अब lysis का मतलब क्या होता है? lysis means splitting, किसी को break करना means ये lysis, and photolysis मतलब क्या होता है? photo means sunlight, photons particles of light, एंड लाइसिस मतलब क्या होता है? किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। तो फोटॉन्स ऑफ लाइट आर ब्रेकिंग डाउन व्हाट? दे आर ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नथिंग बट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है? जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है 2H2O, ये स्प्लिट अप हो जाता है 4H पॉजिटिव आयंस प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस थिंग क्लियर? कि जो हमारा वाटर का स्प्लिटिंग है, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट अप हो जाता है H पॉजिटिव आयंस में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन्स में। इज दिस थिंग क्लियर? ये होता है हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो लाइट रिएक्शन के दो स्टेप्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए। सबसे पहला एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, सेकेंड इज योर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब होता है हमारा कंक्लूजन ऑफ दिस लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी कैन डिराइव आउट ऑफ दिस लाइट रिएक्शन? तो इस रिएक्शन का कंक्लूजन ये है, सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ NADPH। आई होप सो आप लोग को NADP का फुल फॉर्म पता होगा। इट मीन्स निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड
phosphate. NADPH means nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. The formation of NADPH is nothing but which NADPH का full form क्या है? Mention it out in the comment section. मैंने अभी just बोला था I want to check whether all of you are paying attention or not. तो आप अपने comment section में NADPH का full form एक बार फिर से mention करके दिखा दीजिए. Okay? Next, formation of NADPH कैसे होता है? अब जो हमारे plant cells है उनमें NADP already present होता है और जब हमारा photolysis of water हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक हुआ था किसमें? 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स में, तब वो जो 4H पॉजिटिव था वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा. NADP प्लस H पॉजिटिव गिव्स यू NADPH. इज दिस थिंग क्लियर्ड? NADP का कन्वर्जन किस में हो गया? NADPH. तो सबसे पहला लाइट रिएक्शन का कंक्लूजन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ NADPH. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये कैसे बनता है? अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं phosphorylation. Okay, what do you mean by photophosphorylation? Means photons के present में formation of ATP, addition of phosphate group. लाइट के प्रेजेंस में, photons of light के प्रेजेंस में अगर आप phosphorus molecules को add up कर रहे हैं, that means your photophosphorylation. अब ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है फॉर्मेशन ऑफ ATP. एक बार मैं लिख देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ATP इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जैसे कि फोटोलाइसिस क्या था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वॉज फोटोलाइसिस यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइसिस ऑफ वाटर यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में अगर वाटर का स्प्लिट अप हो रहा है, दैट मींस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? अच्छा, फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिंग ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल. ठीक है, ATP का फॉर्मेशन. फॉस्फोराइलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ ATP. अब फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस ATP का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इज दिस थिंग क्लियर? अब क्या होता है यहाँ पे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है, इट विल एब्जॉर्ब IP विच मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. फॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करता है एंड इट विल बी कन्वर्टिंग इट टू ATP. इज दिस थिंग क्लियर? यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ATP, फोटोफॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन यानी फॉर ATP का फॉर्मेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब ये कैसे होता है? ADP विल टेक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड इट विल फॉर्म ATP. इज दिस थिंग क्लियर? एंड लास्ट कंक्लूजन ऑफ योर लाइट रिएक्शन इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, विच इज यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पस. ओके, तो हमारा बेसिकली लाइट रिएक्शन अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया. लाइट रिएक्शन में हम लोग ने क्या देखा कि लाइट रिएक्शन बेसिकली डिपेंडेंट होता है लाइट पे. ये होता है फर्स्ट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सबसे पहला लाइट रिएक्शन, फिर डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर फोटोसिंथेसिस. ओके, ये कहाँ पे होता है? ये होता है इनसाइड दी थैलेकॉइड, जहाँ पे हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम देखेंगे कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें कितने प्रोसेस होते हैं. तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ योर क्लोरोफिल. जब सनलाइट पड़ती है तब हमारे क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं. एंड सेकेंड इज योर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोलाइसिस, यानी लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. वाटर मॉलिक्यूल किस में स्प्लिट अप होता है? H पॉजिटिव आयंस, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स में. इज दिस थिंग क्लियर? अब इस लाइट रिएक्शन से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? तो सबसे पहला कंक्लूजन है कि फॉर्मेशन ऑफ NADPH, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. NADP प्रेजेंट ऑलरेडी होता है प्लांट के अंदर. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो वाटर के स्प्लिट अप से रिलीज हुआ है, दैट विल बी यूटिलाइज्ड ओवर हियर टू फॉर्म NADPH.
नेक्स्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, यानी कि एडीपी ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अडॉप्ट कर लिया एंड इट विल फॉर्म एटीपी. देन नेक्स्ट इज योर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे, दैट इज योर डार्क रिएक्शन. दैट इज योर डार्क रिएक्शन. ओके, अब इस डार्क रिएक्शन पे ज़्यादातर मिथ्स ये आई थी, मिथ यानी कि अंधविश्वास. ओके, ज़्यादातर अंधविश्वास पहले ये था कि डार्क रिएक्शन है तो ये होता है कि डार्क रिएक्शन तो नाइट में होगा, तो मतलब कि प्लांट डे में लाइट रिएक्शन करता है, नाइट में डार्क रिएक्शन करता है. बट दिस इज इनकरेक्ट. ऐसा कुछ नहीं होता. लाइट और डार्क रिएक्शन साइमल्टेनियसली ऑकर होते हैं प्लांट में. और डार्क रिएक्शन क्या होता है, तो बेसिकली जो डार्क रिएक्शन होता है उसको लाइट की नीड नहीं होती है, उसको लाइट की नीड नहीं होती है. ऐसा रिएक्शन जो कि इंडिपेंडेंट होता है लाइट पे, अ रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑन लाइट इज कॉल्ड एज योर डार्क रिएक्शंस. ओके, अभी जो डार्क रिएक्शंस होते हैं आपके, ये होते हैं इनसाइड योर स्ट्रोमा, इनसाइड दी स्ट्रोमा की मैट्रिक्स के अंदर योर डार्क रिएक्शंस टेक्स प्लेस. अब बेसिकली इन रिएक्शंस में होता क्या है, तो दिस रिएक्शन टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ एब्जॉर्व करके कन्वर्ट करते हैं उसको ग्लूकोज में. आई होप सो C6H12O6 आप लोग को पता होगा ये क्या है, ये है ग्लूकोज. अब ये ग्लूकोज के बहुत सारे फॉर्म रहते हैं. ईदर ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स और ईदर इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज विच इज अ टाइप ऑफ शुगर. इधर ये सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है. बट बेसिकली जो ये ग्लूकोज होता है इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ज़्यादातर ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमंस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, मेंशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ह्यूमंस में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होता है. ओके, तो पाई प्लांट में तुम्हें पता चल गया कि किस फॉर्म में स्टोर होता है ह्यूमंस में. तो ह्यूमंस में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश. इफ यू नो द आंसर यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. तो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में. अब क्या होता है, ये जो स्टार्च है ये कैसे बनता है, इट इज़ मेड ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब मिलते हैं दे विल फॉर्म स्टार्च. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. दिस एग्जैक्ट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. ओके, सो योर डार्क रिएक्शन needs no light, it does not depends upon light. Then dark reaction occurs inside stroma. क्या होता है इसमें, स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है विच इज देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज कैन ईदर बी कन्वर्टेड इनटू ऑयल, सुक्रोज, और बेसिकली ग्लूकोज मोस्ट प्रोबेबली किस फॉर्म में स्टोर होती है प्लांट्स में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और स्टार्च कैसे बनता है, थ्रू पॉलीमराइजेशन. मतलब जब मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं, क्लॉट बनाते हैं, तब स्टार्च प्रोड्यूस होता है. इज दिस थिंग क्लियर. अब हम देखेंगे डार्क और लाइट रिएक्शन के बीच में क्या इंटर रिलेशन होता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉलम के थ्रू आप लोग को बता देती हूँ कि कैसे होता है. ओके, आई एम ड्राइंग अ कॉलम ओवर हियर. लाइट रिएक्शन में हम लोग ने क्या देखा कि बेसिक प्रोसेस होता है क्लोरोफिल का एक्टिवेशन. ठीक है, क्लोरोफिल की एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि 2H2O किस में स्प्लिटअप हो जाता है, ये स्प्लिटअप होता है 4H पॉजिटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में. ठीक है, अब ये स्प्लिटअप होने के बाद क्या होता है कि जो हमारे NADP है, NADP, okay, always I used to write NAPD. NADP is converted into NADP, और इधर I can write NADP is converted into NADPH. और ये किसकी मदद से, थ्रू इनटेक ऑफ हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज हुआ था उसी का इनटेक करके NADP ने क्या अपने आप को कन्वर्ट कर लिया NADPH में.
एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हुआ था, थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन रिलीज ADP combines with inorganic phosphate to form ATP. Okay, through this electron only ADP is converted into ATP. Okay, next क्या होता है, ऑक्सीजन is given out. Okay, तो बेसिकली हमारे पास जो वाटर का स्प्लिटिंग हुआ था लाइट रिएक्शन में, उससे ये प्रोसेस हुआ है. अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, दे टेक्स इन CO2 converted into glucose and then this glucose is stored in the form of starch. और ये ग्लूकोज से स्टार्च कन्वर्ट होने के लिए NADPH को अगेन NADP में कन्वर्ट होना पड़ता है. NADPH को अगेन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू NADP एंड विच कॉजेज द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयंस. ठीक है, अगेन ATP शुड बी कन्वर्टेड इनटू ADP एंड इट कॉजेज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो रिवर्सल ऑफ लाइट रिएक्शंस ऑकर इन डार्क रिएक्शंस. Is this thing clear? So this was the interrelation between your light and your dark reaction. Okay. Now next एक बहुत ही ज़्यादा important topic अभी हम लोग देख रहे हैं कि लीफ का अब तक हम लोग ने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्यों होता है, why, where does photosynthesis occur, why does photosynthesis occur, and last also how does photosynthesis occur. So this was the answer for how does photosynthesis occur within 2 stages. Okay, अब हम देखते हैं कि photosynthesis के लिए, now we are going to see for photosynthesis how does plant modify itself. तो अब हम देखेंगे modification of plants, modification of plants for photosynthesis. Okay, short side. Modification of plant for photosynthesis. photosynthesis के लिए प्लांट अपने आप को कैसे मॉडिफाई करता है. तो सबसे पहली चीज़ आती है प्लांट के जो सरफेस एरिया है. सबसे पहला लीफ का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो कैसा होना चाहिए, it should be large. Why? To absorb more sunlight. लीफ का सरफेस एरिया होना चाहिए लार्ज, बिकॉज अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो मोर सनलाइट वो एब्जॉर्ब करता जाएगा. नेक्स्ट, लीफ कैसी होनी चाहिए, थिन लीव्स. लीफ शुड बी थिन. अगर लीफ आपकी थिक होगी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये है एक थिक लीफ और ये थिकनेस किसकी वजह से आई है, थिकनेस ड्यू टू दी क्यूटिकल. और ये है आपकी थिन लीफ और दिस थिन लीफ इज ड्यू टू, इधर पे क्यूटिकल ज़्यादा है और यहाँ पे क्यूटिकल कम है, लेस क्यूटिकल, और थिकनेस इज ड्यू टू मोर क्यूटिकल. अब यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉल कर रही है, यहाँ पे भी सनलाइट फॉल कर रही है, यहाँ पे भी. विच लीफ विल एब्जॉर्ब मोर सनलाइट. ऑब्वियसली क्यूटिकल एक ऐसी कवरिंग है जो कि इम्परमिएबल होती है, ईजिली वाटर लाइट किसी का भी ट्रांसपोर्ट इनसाइड नहीं होने देती. तो क्यूटिकल की वजह से जो ये लीफ है इसका लेस होगा फोटोसिंथेसिस का अमाउंट, लेस फोटोसिंथेसिस, और ये लीफ का क्या होगा, मोर फोटोसिंथेसिस. ओके, so this was all about your thinness of the leaf. Then next, ये तो obvious सा है कि leaf chloroplast should be more. ठीक है, लीफ के पास जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे उतने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, यानी जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट उतना ज़्यादा क्लोरोफिल, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट शुड बी मोर इन अमाउंट. ओके, नेक्स्ट थिंग, व्हाट डज योर नेक्स्ट थिंग कम्स, मैनी स्टोमेटा. अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे अगर स्टोमेटा ज़्यादा हुए तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी होगा, विच इज़ नॉट रॉन्ग. आप सही है कि अगर ज़्यादा स्टोमेटा तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, बट ट्रांसपिरेशन के साथ साथ जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल भी उतने ही होंगे, और अगर स्टोमेटा का नंबर बढ़ेगा तो क्लोरोफिल भी
बढ़ेंगे। मैनी स्टोमेटा इज इक्वल टू मैनी क्लोरोफिल। ओके, तो इसमें हम ट्रांसपिरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू को असाइड रख के फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोमेटा को देखें तो स्टोमेटा के अंदर हमें किसकी ज़रूरत है? क्लोरोफिल की। देन नेक्स्ट, आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट दिए बट आई एम मेंशनिंग लाइक 7 पॉइंट्स दिए, बट आई एम मेंशनिंग लाइक 5 पॉइंट्स, ओके, नॉट मोर देन 5 पॉइंट्स इज इनफ फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, लीफ का डायरेक्शन। लीफ शुड बी एट right angle to the direction of sunlight, यानी सनलाइट के डायरेक्शन में लीफ का पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो लीफ शुड बी एट अ राइट एंगल। ये कैसे होगा कि सपोज यहाँ पे सन है, तो सनलाइट, ये लीफ है, प्लांट की लीफ यहाँ पर है, ओके, तो यहाँ पे सनलाइट लीफ पे ऐसे फॉल कर रही है और लीफ का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। तो लीफ यहाँ पे सनलाइट फॉल कर रही है और लीफ का डायरेक्शन ये है, तो क्या ये एक राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं? येस, ऑफ कोर्स, लीफ इज फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। इज दिस थिंग क्लियर? तो लीफ का डायरेक्शन लाइट के डायरेक्शन से कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब लाइट लीफ पे फॉल करे तो वो कैसा हो? 90 डिग्री, ऐसा हो कि लीफ यहाँ पर हो और यहाँ पे सनलाइट हो। तो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन लीफ दे शुड मेक अ 90 डिग्री एंगल विच इज अ राइट एंगल, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला मॉडिफिकेशन था लीफ का सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी। देन थिननेस ऑफ द लीफ लेस क्यूटिकल, more photosynthesis, more absorption of sunlight. Then chloroplast should be more in amount. Many stomata, many chlorophyll. Then leaf should be at a right angle to the direction of sunlight. Okay. अब यहाँ पे हम लोग ने फोटोसिंथेसिस का बेसिकली सब पार्ट्स, सारे पार्ट्स हम लोग ने कवर अप यहाँ पे कर लिए हैं। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, क्या क्या मिलता है हमें फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स, एक बार फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे एंड थ्रू दैट हम उसके एंड प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि C6H12, ओह नो, ये तो उसका प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल A will give you C6H12O6 glucose plus oxygen plus water molecule, ओके। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमें फोटोसिंथेसिस से मिले हैं, क्या क्या मिला है हम लोग को? ग्लूकोज ऑब्टेन हुआ है, वाटर ऑब्टेन हुआ है और ऑक्सीजन। अब मैंने जो बताया कि ये जो वाटर है इट इज़ रीयूटिलाइज्ड बाय द प्लांट टू परफॉर्म इट्स ओन एसेंशियल फंक्शंस, ओके। तो इसके बारे में तो हम लोग ने देख लिया। अब आते हैं इन दोनों के बारे में, जिसमें से ऑक्सीजन के बारे में तो वी आर वेल इक्विप्ड कि ये इज़ नेसेसरी, इज़ नीडेड फॉर सर्वाइवल, यानी कि अगर कोई भी लिविंग स्पीशी को सर्वाइव करना है तो ऑक्सीजन इज़ नीडेड। अब आते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज इज़ बेसिकली, जो ग्लूकोज होता है वो इमिडिएटली यूटिलाइज नहीं होता प्लांट से, ओके। प्लांट डू नॉट इमिडिएटली यूटिलाइज द ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ये स्टोर्ड होता है। स्टोर्ड किस फॉर्म में होता है? ईदर इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, ऑयल्स एक्सेट्रा, या फिर ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा, और इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ starch. Very important. Glucose is either stored in the form of starch. Okay. So this was all about your glucose, oxygen and water. So these were the end result of your photosynthesis. अब यहाँ पे एक एक मैकेनिज्म हम देखते हैं कि जो स्टार्च है, स्टार्च जो है ये स्टोर्ड होता है प्लांट में। अभी हम लोग ने इतना पढ़ लिया कि स्टार्च इज स्टोर्ड इन प्लांट्स। तो जब भी प्लांट को बेसिकली एट नाइट जब देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस,
ऑकर्स। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ये जो स्टोर्ड स्टार्च है, देयरफॉर द स्टार्च, जो लीफ में स्टार्च स्टोर्ड होता है, फ्रॉम लीफ, स्टार्च फ्रॉम लीव्स मूव टूवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी लीफ से प्लांट के सारे पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट होता है। कौन ट्रांसपोर्ट होता है? स्टार्च। सो दिस वाज योर ट्रांसलोकेशन। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ starch which occurs with the help of phloem. ओके, यानी कि जो स्टार्च होता है ये प्लांट में स्टोर्ड होता है। नाइट के टाइम पे द स्टार्च, नो फोटोसिंथेसिस, ओके, नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो जो स्टोर्ड स्टार्च है ये लीफ से मूव करता है कहाँ पे? टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, अभी जब सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में मूव कर रहा है तो इट इज ट्रांसलोकेटेड, इट इज ट्रांसलोकेटेड। और ट्रांसलोकेशन का ही मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, एंड ट्रांसलोकेशन इज सॉल्यूट का मूवमेंट इनसाइड द प्लांट, एंड ट्रांसपिरेशन मीन्स सॉल्वेंट का मूवमेंट, यानी वाटर का मूवमेंट इनसाइड द प्लांट्स। ओके, तो आई होप सो ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, मीन्स नॉट एग्जैक्टली लास्ट टॉपिक बट येस, फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे एंड देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ओके, सो फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे लास्ट टॉपिक आता है हमारा। अब तक हम लोग ने क्या देखा? अब तक हम लोग ने ये देखा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, और उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उससे प्लांट को क्या फ़र्क पड़ता है। सो नाउ वी विल हैव अ लुक अपॉन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स, बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट फैक्टर्स होते हैं और जल्दी फिनिशअप हो जाएंगे। तो इंटरनल फैक्टर्स की अगर बात करें तो इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला आता है हमारा क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन। क्लोरोफिल का कॉन्सेंट्रेशन, तो न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट में न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी कि मिनरल कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्लांट में न्यूट्रिशन की वैल्यू डिक्रीज होती है, प्लांट में न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो हमारा क्लोरोफिल भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। और इफ़ योर क्लोरोफिल कंटेंट, यानी कि अगर प्लांट में न्यूट्रिशन कम हो रहा है, विच मीन्स कि जो क्लोरोफिल है वो भी प्लांट में डिक्रीज हो रहे हैं, एंड विद दिस डिक्रीज ऑफ योर क्लोरोफिल दी फोटोसिंथेसिस रेट ऑल्सो फॉल्स ऑफ, यानी कि अगर जितने ज़्यादा क्लोरोफिल उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, और अगर फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है तो उसकी वजह ही यही है कि क्लोरोफिल कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो ऑब्वियसली मैंने आप लोग को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे फोकस करना, ये अगर एक सेल है तो ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ओके, और ये सेल का न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज टुगेदर कॉल्ड एज योर प्रोटोप्लाज्म, यानी एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को कंबाइन कर दे तो वी कॉल इट एज प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और ये प्रोटोप्लाज्म कैसा होना चाहिए? द प्रोटोप्लाज्म शुड बी वेल डिफाइंड, योर प्रोटोप्लाज्म शुड बी वेल डिफाइंड। अगर प्रोटोप्लाज्म वेल डिफाइंड हेल्दी नहीं हुआ तो आपके सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि भाई क्लोरोप्लास्ट यहीं कहीं प्रेजेंट होता है, यहीं कहीं प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो ये क्लोरोप्लास्ट भी हेल्दी नहीं होगा, और अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो हमारा सेल फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर सकता है। इज दिस थिंग क्लियर? देन नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो अभी हम लोग ने देखा कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो लीफ का जो एरिया होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? जो लीफ का एरिया है वो होना चाहिए लार्ज, ओके। जो क्यूटिकल है लीफ का, क्यूटिकल होना चाहिए लीफ का थिन,
ओके और लीफ के पास क्लोरोफिल कितने होने चाहिए? तो भाई लीफ के पास क्लोरोफिल भी लार्ज अमाउंट में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लार्ज अमाउंट में। आई होप सो इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। दीज वर द इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कमिंग टू दी अनदर फैक्टर विच आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ओके नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर बात करें तो ऐसे फैक्टर्स जो एक्सटर्नली फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। एक्सटर्नली कौन रेगुलेट कर सकते हैं? तो एक्सटर्नल में आते हैं हमारा वाटर जो हम एक्सटर्नली डिराइव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट एक्सटर्नली डिराइव करता है। देन नेक्स्ट सनलाइट, अगेन प्लांट कहाँ से लेता है? थ्रू सन, एक्सटर्नली डिराइव करता है। तो सबसे पहला आता है हमारा सनलाइट की इंटेंसिटी, सनलाइट इंटेंसिटी एंड योर CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ओके तो सनलाइट की इंटेंसिटी अगर आपके सनलाइट की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपका फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट प्लांट के ऊपर फॉल होगी उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट लिखते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो इन द प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि एक प्लांट को ऑप्टिमम लेवल में कितनी CO2 लगती है, तो ओनली 0.05% नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में इतने कॉन्सेंट्रेशन में CO2 प्रेजेंट है तो प्लांट कैन ऑप्टिमली परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके नेक्स्ट आता है हमारा वाटर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या? प्लांट यूजेस ओनली एंड ओनली 1% ऑफ वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट सिर्फ 1% ऑफ वाटर यूटिलाइज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दीज वर द नोन फैक्टर्स। हम लोग को ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं पहले से ही पता थे कि भाई लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मिनिमल कॉन्सेंट्रेशन 0.05% होनी चाहिए एंड वाटर का कंटेंट यानी प्लांट ओनली यूजेस 1% ऑफ वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। दीज वर सम ऑफ द नोन फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस दैट अफेक्ट्स इट एक्सटर्नली। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं जो कि है temperature. Now how does this temperature affects the rate of photosynthesis? तो एक चीज़ याद रखना, ऑप्टिमल टेम्परेचर यानी कि मिनिमम कितना टेम्परेचर होना चाहिए? ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है ऑप्टिमल टेम्परेचर? इज योर 35 डिग्री सेल्सियस। अप टू दिस टेम्परेचर यानी अगर इतने टेम्परेचर तक फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो प्रॉपरली होगा। ओके अगर मैंने बात की 0 डिग्री से कितनी डिग्री? 15 डिग्री। 15 डिग्री से 0 से 10 डिग्री। ओके देन 10 to 20 डिग्री, देन 20 to 30 डिग्री। ओके सो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो डिग्रीज जो टेम्परेचर का राइज हो रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है। 0 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, 10 to 20 अगेन 10 इंक्रीज हुआ, 20 to 30 अगेन 10 इंक्रीज हुआ। तो हियर 10 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है टेम्परेचर में। ओके और एवरी 10 डिग्री एंड फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस रेट डबल्स। ओके इसका मतलब क्या है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राइज पे फोटोसिंथेसिस का रेट जो है डबल हो जाएगा। सपोज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है 2p पे, यहाँ का फोटोसिंथेसिस रेट है 2 और 10 to 20 डिग्री सेल्सियस यानी 10 से और 10 इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे 8 डबल्स यानी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर 2 2 जा 4 अगेन 10 डिग्री 20 to 30 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब 4 2 जा 8। तो
जब जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा तब तब आपका फोटोसिंथेसिस रेट भी डबल होगा। बट ये कब तक होगा? ये होगा ओनली अप टू 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। इफ it is 40 degree Celsius, then your photosynthesis will stop। यानी कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चला गया तो फोटोसिंथेसिस रेट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे वाले टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस ऑकर नहीं होगा। इज दिस थिंग क्लियर? सो दिस वाज समथिंग न्यू अबाउट फोटोसिंथेसिस। एक एक्सटर्नल फैक्टर कुछ न्यू पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर जो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इट इज़ ओनली अप टू 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है टेम्परेचर, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तक नहीं जाना चाहिए, 40 पे तो स्टॉप हो जाएगा। ओनली अप टिल 30, 30 से 35 तक जा सकते हैं। ओके, तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। इज दिस थिंग क्लियर? तो अभी हम लोग ने एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिनिश अप कर लिए हैं। ओके, अब आपकी बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स मेंशन किए गए हैं। ओके, फटाफट से मैं वो एक्सपेरिमेंट आप लोग को समझा देती हूँ, सो दैट एक्सपेरिमेंट्स की बेसिकली नीड क्या होती है, तो उसके कंक्लूजन पे हमें क्वेश्चंस आते हैं। एक्सपेरिमेंट पे हमें क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं तो एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स पे। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी हैव बेसिकली 4 एक्सपेरिमेंट्स, जिनमें से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 परफॉर्म करने से पहले हम लोग को एक चीज़ पढ़नी है, टू टेस्ट द स्टार्च, आयोडीन टेस्ट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, आयोडीन टेस्ट। ओके, आयोडीन टेस्ट ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कैसे होती है, हम लोग ने एक टेस्ट ट्यूब में, इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये जो लिक्विड है इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, इट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट। ओके, इस मिथाइलेटेड स्पिरिट में आई हैव पुट 1 लीफ, एक लीफ को मैंने इस मिथाइलेटेड स्पिरिट में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस इज माई लीफ, मैंने इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में इंसर्ट कर दिया और इसी स्पिरिट को आई हैव केप्ट इनसाइड अ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के अंदर मैंने स्पिरिट के इंटायर सेटअप को रख दिया एंड ये वाटर को मैं कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रही हूँ। ओके, इतना थिंग्स आपकी क्लियर हो गई कि हम लोग ने एक टेस्ट ट्यूब में मिथाइलेटेड स्पिरिट ली है, हम लोग ने उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में उसके अंदर रख के उन इंटायर सेटअप को बॉइलिंग वाटर के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या होता है, हम इसको तब तक बॉयल करेंगे जब तक लीफ बिकम्स पेल वाइट, यानी कि लीफ जो है कंप्लीटली पेल नहीं हो जाती, वाइट कलर की नहीं हो जाती। ओके, वंस द लीफ बिकम पेल वाइट, लीफ जैसे ही पेल वाइट हो जाती है तब हम उसे अगेन वाटर में इंसर्ट करते हैं। वाटर अगेन इंसर्टेड इनसाइड वाटर, हम इस लीफ को अगेन वाटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, सेपरेटली निकाल के मिथाइलेटेड स्पिरिट हटा देंगे। ठीक है, और वही टेस्ट ट्यूब में अगेन लीफ को रख के उसको वाटर के अंदर रख देंगे। देन we will put the leaf in a dish, एक पेट्री डिश में हम वो लीफ को रखेंगे। सपोज ये डिश है, उसमें हमने वो लीफ रख दी, पेल हो गई है ना वाइट, पहले वो ग्रीन थी अब वो पेल वाइट हो गई। अब यही लीफ पेल वाइट में we will put a drop of, ये क्या है, we will put a drop of iodine solution, आयोडीन के सोल्यूशन की ड्रॉप हम डालेंगे इस लीफ के ऊपर। अब क्या होता है, अगर इफ लीफ हैज़ स्टार्च, अगर लीफ में स्टार्च होगा तो ये कौन सा कलर देगी, इट विल शो ब्लू और ब्लैक कलर
the leaf will show blue or black color. But अगर leaf के पास, if leaf has no starch, leaf के पास starch ही नहीं है, तो leaf will show the brown color. Is this thing clear? लीफ के पास स्टार्च नहीं है तो लीफ कौन सा कलर शो करेगी? लीफ विल शो दी ब्राउन कलर. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं आयोडीन टेस्ट, एंड दिस टेस्ट इज डन टू टेस्ट दी डी स्टार्च लीफ. डी स्टार्च लीफ. अब ये टेस्ट को पढ़ने का मेन एम हमारा यही था कि अब जो हम 4 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे ये डी स्टार्च लीफ इज़ दी प्राइमरी प्रोडक्ट. ठीक है, हर एक्सपेरिमेंट, उन चारों एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है इसी डी स्टार्च लीफ से. तो डी स्टार्च लीफ कैसे हुई? हम लोग ने पहले एक मिथाइलेटेड स्पिरिट को टेस्ट ट्यूब में लिया, वही टेस्ट ट्यूब में लीफ इंसर्ट की, ग्रीन लीफ, बॉइलिंग वाटर में उसको रखा तब तक जब तक लीफ पेल वाइट नहीं हो गई. अगेन वो लीफ में से वो लीफ जब पेल वाइट हो गई तब हमने उसको बाहर रिमूव किया, टेस्ट ट्यूब में से मिथाइलेटेड स्पिरिट निकाला, अगेन लीफ को रखा टेस्ट ट्यूब में, एंड देन अगेन उसको बॉइलिंग वाटर में हमने इंसर्ट किया. फिर वो लीफ को निकाल के हमने एक पेट्री डिश में रखा जिसमें हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला. अगर वो लीफ के पास स्टार्च है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ब्लू और ब्लैक कलर में, और अगर लीफ के पास स्टार्च नहीं है तो लीफ के पास ब्राउन कलर होगा. एंड दिस इज द एग्जैक्ट रिजल्ट जो हम लोग को मिला. देयरफॉर इस लीफ को हम क्या बोलते हैं? दिस लीफ इज अ डी स्टार्च लीफ. ऐसी लीफ जिसमें स्टार्च निकाल दिया है. इज दिस थिंग क्लियर? आई होप सो आप लोग ने लिख लिया होगा. अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में related to this chapter. Okay. तो इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा द एक्सपेरिमेंट नंबर 1. एक्सपेरिमेंट नंबर 1. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या शो करता है कि क्लोरोफिल, अभी तक हम लोग को यही नेसेसरी टू शो एंड टू शो, सारे एक्सपेरिमेंट यही होंगे. टू शो chlorophyll is important for photosynthesis. Okay, to show that chlorophyll is important for photosynthesis. अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग ने एक लीफ ली जो कि कैसी है? वो लीफ है डी स्टार्च लीफ. कैसी लीफ है वो? डी स्टार्च लीफ. ओके, दिस लीफ इज अ डी स्टार्च लीफ. हम लोग ने इस डी स्टार्च लीफ को प्लेस किया है सनलाइट के अंडर फॉर फ्यू मिनट्स. ठीक है, अब क्या होता है? अब इस लीफ में कुछ जगह पे स्टार्च नहीं है, कुछ जगह पे. ओके, लीफ कैन नॉट बी कंप्लीटली डी स्टार्च्ड. हाँ, पूरी तरीके से नहीं हो सकती है, बट कुछ जगह फिर भी स्टार्च प्रेजेंट होता है. तो ये लीफ का, ये जो मैं मार्क आउट कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन स्टिल हैव सम स्टार्च. ठीक है, ये वाला पोर्शन रह जाता है लीफ का ग्रीन. कैसा हो जाता है ये वाला पोर्शन? ग्रीन. और जो वाइट आउट पोर्शन है ये रहता है हमारा एज इट इज़ वाइट. ये वाला जो डी स्टार्च लीफ थी पहले वाइट, ये वाइट का वाइट ही रहता है. ओके, इज दिस थिंग क्लियर? अब क्या करते हैं? अब हम इस लीफ में आयोडीन ड्रॉप्स डालते हैं. अब ये लीफ में हम लोग क्या डालते हैं? वी पुट अप आयोडीन सोल्यूशन की थोड़ी ड्रॉप्स हम लोग डालते हैं. तो जैसे ही हमने आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉप्स डाली तो हमें ये पता चलता है कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर. आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर, बट जो वाइट वाला पोर्शन है इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर. और इसी चीज़ से हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल ग्रीन वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पोर्शन, एंड ब्लू कलर अगर आपका जो पोर्शन है लीफ का आयोडीन डालने के बाद ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. स्टार्च प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी, इज इम्पॉर्टेंट फॉर
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट क्या मिलता है? स्टार्च। तो स्टार्च के होने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज़ फिनिश्ड। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। First experiment was related to starch is important for chlorophyll. Next experiment is related to sunlight necessary for chlorophyll. Okay? तो अब इस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में सनलाइट को हम लोग ने कंसीडर किया है। सेम सेटअप रहेगा हमारा। ओके हम लोग ने एक डी स्टार्च लीफ लिया, दैट्स वाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि डी स्टार्च लीफ कैसे हो सकती है, बिकॉज इंटायर प्रोसेस में वी रिक्वायर अ डी स्टार्च लीफ। तो यहाँ पे अगेन हम लोग ने क्या ली है? एक डी स्टार्च लीफ। ओके बट वो लीफ को हम लोग ने इंटायरली कवर अप कर दिया है पेपर से। किससे कवर अप किया है? पेपर से। एक स्टार वाला पोर्शन हमने पेपर में कटअप किया है जो हम लोग ने लेफ्ट आउट रखा है, बाकी इंटायर लीफ को हम लोग ने पेपर से कवर अप कर दिया है। ये जो है ये कवर्ड अप पोर्शन है लीफ का, लाइक दिस। तो आई एम नॉट इंटायरली कलरिंग इट अप। ओके बस ये वाला पोर्शन जो स्टार वाला पोर्शन है एंड दी अगेन रिमूव्ड पोर्शन जो यहाँ पे रिमूव हो रखा है पोर्शन, उसको हम लोग ने लेफ्ट आउट कर दिया है। बाकी इंटायर लीफ को हम लोग ने ब्लैंक पेपर से कवर अप कर लिया है। ओनली द स्टार एंड द रिमूव्ड पोर्शन इज लेफ्ट आउट। ठीक है अब हम लोग ने क्या किया है? कुछ ऐसा पोर्शन लीफ का कि हाँ इतना सा पोर्शन लीफ का लेफ्ट आउट हुआ है। अब हम लोग ने यही लीफ को रखा है सनलाइट के अंदर। कहाँ पे? सनलाइट के अंडर। सनलाइट के अंडर हम लोग ने ये लीफ को प्लेस किया। आफ्टर फ्यू मिनट्स हम लोग को क्या एक्सपेरिमेंट मिलता है कि लीफ का ये जो पोर्शन है, ये इंटायर पोर्शन है, हम लोग ने इस पर डाली आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन हम लोग ने यहाँ पे इंसर्ट किया। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हम लोग को क्या पता चलता है कि जो एक्सपोज्ड पार्ट था वही सिर्फ ग्रीन कलर का है और वही ग्रीन कलर कन्वर्ट हुआ है किस कलर में? ब्लू कलर में। और जो कवर्ड पोर्शन था, कवर्ड जैसे ही निकाला तो ये कवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ ये कैसा था? वाइट था, पेल वाइट, बिकॉज ये डिस्चार्ज लीफ थी। ये कन्वर्ट हो गया था ब्राउन कलर में। इसका मतलब क्या है कि अगर जो पोर्शन ग्रीन पार्ट में है, ग्रीन पोर्शन अगर ब्लू पोर्शन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि स्टार्च की प्रेजेंस है क्लोरोफिल की वजह से, और यही स्टार्च को शो अप होने के लिए यानी फॉर्म होने के लिए सनलाइट ने मदद की। और जो पोर्शन सनलाइट से एक्सपोज नहीं था, यानी जिसको हम लोग ने कवर कर लिया था, वो पोर्शन ब्राउन रह गया, यानी कि इस पोर्शन में स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। इज दिस थिंग क्लियर्ड? ओके सो अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के कि वेदर CO2 इज नेसेसरी फॉर, दिस वॉज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं कि वेदर CO2 इज नेसेसरी, वेदर कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी और इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम लोग ने क्या किया है? वी हैव टेकन अ जार। हम लोग ने एक जार लिया लाइक दिस। उस जार के अंदर हम लोग ने इंसर्ट किए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स के क्रिस्टल्स। किसके क्रिस्टल्स? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स इंसर्ट किए। इन क्रिस्टल्स को इंसर्ट करने का मेन एम क्या था कि जार में जितनी भी CO2 है दे विल एब्जॉर्ब all the CO2 inside the jar। तो अब जार में जो है CO2 बिल्कुल नहीं बची है। अब हम लोग ने एक लीफ लिया जिसका हाफ पोर्शन हम लोग ने बाहर रखा और हाफ पोर्शन इंसर्ट कर दिया इनसाइड दी जार, एंड वो जार को हम लोग ने क्लोज कर दिया एक कॉर्क के थ्रू। ओके अब क्या होता है? अब क्या होता है कि लीफ का एक पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पे CO2 बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ बाहर एटमॉस्फेयर में सनलाइट के प्रेजेंस में CO2
प्रेजेंट होती है। ओके, तो आफ्टर फ्यू मिनट्स हम लोग ने क्या नोटिस किया, यही लीफ को हम लोग ने बाहर निकाला, और यही लीफ को बाहर निकालने के बाद हम लोग को ये पता चला, सपोज ये पोर्शन जार के अंदर था और ये पोर्शन जार के बाहर था, तो जो बाहर पोर्शन था जार के, उसमें जब हम लोग ने आयोडीन ड्रॉप्स डाले, क्या डाले, आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स डाले, तब हम लोग को क्या पता चला कि जो पोर्शन एक्सपोज था सनलाइट में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एटमॉस्फेयर में, वो कौन से कलर का टर्न अप हो गया है, वो टर्न अप हो गया है ब्लू कलर में। इसका मतलब कि स्टार्च उसमें प्रेजेंट होता है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। और जो कलर जार के अंदर था, जहाँ पे बिल्कुल भी CO2 नहीं थी, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में, विच शोज दैट स्टार्च उसमें नहीं होता है। और जहाँ स्टार्च प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर प्लांट फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, now the last experiment is whether water is important for photosynthesis or not। तो अब हम लोग ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक जार की मदद ली है, लाइक बीकर आपने अपने केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट या बायोलॉजी लैब्स में देखे होंगे। ये बीकर में हम लोग ने क्या कलेक्ट किया है, पॉन्ड वाटर, नॉर्मल पॉन्ड वाटर। ओके, and inside this beaker we have taken a funnel. Inside this beaker we have taken a inverted mouth funnel, यानी वो funnel का mouth जो है वो beaker के अंदर side में inverted है, like this. Okay, let me change the shape of this beaker also, so shape में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Okay, अब इस फनल के अंदर वी हैव केप्ट अ प्लांट, वी हैव केप्ट अ वाटर्ड प्लांट, यानी कि ऐसा प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो होता हो, इनको हम बोलते हैं हाइड्रीला। ओके, ये पॉन्ड वाटर जो है, ये पॉन्ड वाटर और यहाँ पे जो वाटर है, यानी कि क्या होता है, एट सम पॉइंट इसको हम लोग ने कहाँ रखा, सनलाइट के अंदर, विच मीन्स कि जो प्लांट है हाइड्रीला, इट इज़ रिसीविंग सर्टन अमाउंट ऑफ सनलाइट्स। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग दिस सर्टन अमाउंट ऑफ सनलाइट उसको वाटर की नीड हो जाती है, क्योंकि भाई प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो वाटर की नीड कैसे फिलअप करेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाटर विल एंटर इनसाइड, वाटर विल एंटर इनसाइड द फनल, एंड यहीं से यू विल फाइंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर coming out, and this bubble of oxygen gas shows that कि photosynthesis process हो रहा है, plant is performing photosynthesis, therefore without water plant could not be able to perform photosynthesis. Is this thing cleared? Now we'll be moving to the last but not the last and yes of course the least topic of this chapter, which is CO2 mechanism, कार्बन साइकिल। कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक है ये, कार्बन साइकिल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। I just said कि it is the least topic, but no, it is not least important. It is equally very important as similar to photosynthesis. कार्बन साइकिल एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्बन साइकिल। पहले क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर दी प्रोड्यूसर्स। अब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होती है उसको ये लोग एब्जॉर्व कर लेते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से दे विल अब्जॉर्व द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, देन प्लांट्स आर ईटन अप बाय कंज्यूमर्स which are nothing but normal animals, which are then eaten up by decomposers, like decomposers are like fungi and other kind of bacteria. Okay, these are your decomposers. Finally ये decomposers, plants और consumers, ये
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करते हैं. Maybe when they die, they are converted into fossils, and this fossil will convert into fuels, coal, natural gas, etc. These are the compounds in which these fossils are going to be converted upon. And then ये जो fossils है ये are recycled into the carbon dioxide, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन बर्निंग की प्रोसेस से. बेसिकली आप अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो थ्रू बर्निंग ऑफ कोल, BURNING, through burning of fossil fuels like coal and natural gas, this carbon dioxide is sent back into the atmosphere, or either through another process which are called as respiration and other processes, okay, जिसके थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट. सो बेसिकली दिस इज योर एंटायर कार्बन साइकिल. इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट इज टेकन अप बाय प्लांट्स फ्रॉम photosynthesis process. Plant will convert or will transport this carbon dioxide to consumer, then consumers are eaten up by decomposers. And when plant consumer or decomposes dies, they are converted into fossil में convert हो जाते हैं, and then fossil will form the fuels like coal and natural gas, which on burning release CO2 again back into the atmosphere. And CO2 is not only released in the atmosphere just by burning of fossil fuels, but also by respiration performed through plants, consumers and decomposers. Is this thing cleared? So with this हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं. आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर अदर वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्यूशन वाला फाउंडेशन एंड डू विजिट आवर बायोलॉजी प्लेलिस्ट फॉर मोर चैप्टर्स. Thank you for watching this video.